हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटीलॉग्स। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सक्सेस हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कुछ 5 सेलिब्रिटीज़ की जिनके लाइफ में सक्सेस तो मिली बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड टैलेंट, बट वो ज़्यादा देर तक इस सक्सेस को कैरी नहीं कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में ये भी जानते हैं कि क्या रीज़न थे उनके डाउनफॉल और फेलियर के। और इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आते हैं राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर एक समय में हुआ करते थे जिन्हें काफ़ी हाई रिगार्ड से देखा जाता था और कहा जाता था कि ये वो डायरेक्टर हैं जो हमेशा कुछ न कुछ फिल्मों में अलग करने की सोचते हैं। अर्ली 90s में अपना करियर शिवा मूवी से स्टार्ट करने वाले राम गोपाल वर्मा ने बहुत सी फिल्में बनाई, बहुत सी वैरायटी वाली फिल्में बनाई और बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। और इनका सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा लेट 90s में आई मूवी सत्या। सत्या 1998 में रिलीज़ हुई थी और उस समय ये काफ़ी बड़ा रिस्क था राम गोपाल वर्मा द्वारा, क्योंकि उस समय ज़्यादातर रोमांटिक मूवीज़ लोग पसंद कर रहे थे, एक्शन मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी। लेकिन राम गोपाल वर्मा एक्शन मूवी लेकर आए, वो भी इस तरह की जो कि ऐसी पहली एक जॉनर में थी जिसने मुंबई माफिया को पर्दे पर दिखाया। इस मूवी ने भीखू मात्रे जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर भी इंडस्ट्री को दिया, साथ ही साथ राम गोपाल वर्मा एक हाईली रिस्पेक्टेड नेम बन गए और लेट 90s में तो इन्हें वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स बता दिया गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने कई सारी हिट फिल्में भी दी और साथ ही साथ बहुत सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया। अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस बार सोचा कि वो शोले मूवी का रीमेक बनाएंगे। जब उन्होंने शोले मूवी का रीमेक बनाया तो उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रिलीज़ से पहले ही बताया गया, जिस वजह से राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म का नाम रखा राम गोपाल वर्मा की आग। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये बहुत ज़्यादा औंधे मुँह गिरी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई और साथ ही साथ इस मूवी को वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज़ ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बताया गया। और कहा जाता है यहीं से शुरू हुआ डाउनफॉल राम गोपाल वर्मा का। ऐसा नहीं है कि इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने कोई हिट फिल्म नहीं दी, उन्होंने हिट फिल्में भी दी, लेकिन लगातार वो एक के बाद एक फिल्में लेकर आते रहे, जिसमें से कुछ तो थोड़ी बहुत चल जाती लेकिन कुछ बहुत बड़ी डिज़ास्टर्स साबित होती, जिस वजह से आगे चलकर वही राम गोपाल वर्मा, जिनके लिए कहा जाता था कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न और ऑब्सेसिव नेचर वाले व्यक्ति बन गए। काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे ट्वीट्स करने लगे, कंट्रोवर्सीज़ में पड़ने लगे और आगे चलकर उनके ऑब्सेसिव नेचर और स्टबर्ननेस की हद इतनी ज़्यादा पार हो गई कि अब आज की डेट में वो कुछ वेब सीरीज़ बनाते हैं जिन्हें वेब सीरीज़ नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सॉफ्ट पॉर्न कहा जाएगा। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आते हैं इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली। विनोद कांबली ने वैसे तो अपने करियर का आगाज़ किया था 1991 में अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर से 2 साल बाद, लेकिन वे आते ही साथ इंडियन टीम पर छा गए। उन्होंने पहले के 2 टेस्ट मैचेस में डबल सेंचुरी जड़ी, तो वहीं पहले के 14 टेस्ट मैचेस में 1000 रन बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। कई क्रिकेट स्पेशलिस्ट ने तो उन्हें सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रोक प्लेयर बताया। पर यह न्यूली फाउंड सक्सेस एंड न्यूली फाउंड फेम को विनोद कांबली ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा पार्टीज़ करने लगे कि वे अक्सर प्रैक्टिसेस में और टीम मीटिंग में लेट आते थे। फिर आता है 1996 वर्ल्ड कप, जहां पर इंडिया श्रीलंका से सेमीफाइनल में हार जाती है। इस मैच में विनोद कांबली सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे सचिन के बाद, और इस मैच में काफ़ी स्लो बैटिंग करने के बाद विनोद कांबली को टीम से बाहर निकाल दिया गया और कई लोगों का कहना था कि विनोद कांबली को इस मैच की हार के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। इसके बाद विनोद कांबली का टीम में आना जाना लगा रहा, लेकिन वो कभी भी अपनी जगह टीम में पक्की नहीं कर पाए, ऐसा कोई इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ पाए जिससे उनकी जगह टीम में पक्की हो पाती। इसके बाद विनोद कांबली ने कई सारी चीज़ों में हाथ आजमाया, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही मिली। अब तो आलम यह है कि विनोद कांबली ने बीसीसीआई को ये
रिक्वेस्ट किया है कि उनका 30,000 रुपये की पेंशन में गुजारा नहीं होता, वे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कोचिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी एक समय में जाने जाते थे अपने फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल के लिए। एक समय ऐसा था कि अनिल अंबानी के पास सब कुछ हुआ करता था। उनके पास पावर थी, वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से एमपी थे। क्योंकि फिल्म स्टार्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ उनका उठना बैठना था, तो उनके पास फेम भी था और बेशुमार पैसा तो उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उनके लिए विरासत में छोड़ ही रखा था। वहीं इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी इनसे बिल्कुल ही विपरीत थे। ना ही वे पॉलिटिशियंस के साथ ज़्यादा उठते बैठते थे, ना ही वे आमतौर पर पेज 3 पार्टीज़ पर नज़र आते थे। जहां अनिल अंबानी थोड़े एक्सट्रोवर्ट नेचर के थे, तो वहीं मुकेश अंबानी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के थे। शायद अपने ऑपोजिट नेचर की वजह से ही इन दोनों भाइयों की कभी नहीं बनी और अपने पिता की डेथ के बाद इन दोनों ने अपनी अलग अलग राहें बना ली और दोनों भाइयों की आपसी मतभेद की वजह से इनकी मां ने इन पर बिजनेस बराबर बांट दिया और अनिल अंबानी के हाथ में आई रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनीज़, जो वैसे तो इतनी बड़ी कंपनीज़ नहीं थी, लेकिन इनका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई था। इस बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने काफ़ी सालों तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। शुरुआत के कुछ सालों तक वे अपने भाई के साथ फोर्ब्स मैगज़ीन के टॉप 10 बिलियनर्स लिस्ट में हर साल आते, पर यह सक्सेस ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। जहां मुकेश अंबानी जाने जाते थे अपने फैसले बिल्कुल ही सोच समझ कर लेने के लिए, तो वहीं अनिल अंबानी जाने जाते थे अपने फैसले बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए। अपने बिज़नेस को जल्दी एक्सपैंड करने के लिए उनकी ये आदत थी और अनिल अंबानी की इसी बुरी आदत ने उन्हें डुबा दिया। अपने तेज़ी से एक्सपेंशन करने के चक्कर में अनिल अंबानी भूल ही गए थे अपनी कोर कंपनीज़ के बारे में और ऐसी ही उनकी एक कोर कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, जो उनको सालाना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती थी। असल में रिलायंस कम्युनिकेशन CDMA कनेक्शन प्रोवाइड करती थी और एयरटेल और वोडाफोन ने काफ़ी जल्दी GSM सिम कनेक्शन में अपने आप को तब्दील कर दिया, जिस वजह से अनिल अंबानी जब तक इस बात को जान पाए और उन्होंने सोचा कि अब वे रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट का लोन लिया और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस आग में घी डालने का काम किया उन्हीं के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने, जिन्होंने जियो लॉन्च किया। जियो में उन्होंने फ्री में सिम बांटे और क्योंकि मुकेश अंबानी काफ़ी दूरदर्शी सोच रखते हैं, तो उन्हें पता था कि अब फ़ोन जो है वो केवल बात करने के लिए काम नहीं आता, बल्कि इंटरनेट सर्फिंग के लिए भी काम आता है और इस वजह से अनिल अंबानी बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाए अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी ने जियो लाते ही एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी का सिंहासन हिला डाला, तो वहीं अनिल अंबानी जो एयरटेल और वोडाफोन से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो जियो से कम्पीट करने का तो सोच ही नहीं सकते थे। इनकी दूसरी कंपनी थी रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के लिए नेचुरल गैस वो खरीदते थे अपने बड़े भाई की कंपनी से, पर मुकेश अंबानी ने अचानक से नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ा दिए और बिल्कुल ही डबल कर दिए। नतीजा, अनिल अंबानी को नेचुरल गैस दुगने दाम में ख़रीदनी पड़ी अपने भाई से। उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया, बट सुप्रीम कोर्ट में वो ये केस हार गए और अब आगे चलकर रिलायंस पावर को खड़ा करने के लिए उन्हें दोबारा से एक और लोन लेना पड़ा। ले देखकर अब अनिल अंबानी के पास सिर्फ एक ही कंपनी बची थी और वो थी रिलायंस कैपिटल, जिसका काम था कॉरपोरेट फाइनेंसिंग का। पर ये सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट फाइनेंसिंग करती थी खुद अनिल अंबानी की डूबती हुई कंपनीज़ को, जिस वजह से ये कंपनी भी बर्बाद ही हो गई। 2020 में अनिल अंबानी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया और एरिक्सन के साथ अपने रिलायंस कम्युनिकेशन के एग्रीमेंट के चलते नॉन पेमेंट ड्यूज़ की वजह से वे जेल भी जाने वाले थे, जब एंड मोमेंट में मुकेश अंबानी ने सारा ड्यूज़ क्लियर करके उन्हें जेल जाने से बचाया। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं राजेश खन्ना, जिनके लिए सुपरस्टार वर्ड इजाद हुआ था। ये सही मायनों में इंडिया के पहले सुपरस्टार थे,
जिन्होंने लगातार 17 फिल्में हिट दी, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। राजेश खन्ना पहले से ही एक वेल्दी फैमिली से आते थे, जिस वजह से उन्होंने कभी भी स्ट्रगल लाइफ में नहीं देखा। जहां आम तौर पर उनके साथी स्ट्रगल करते समय बसों के धक्के खाते थे, तो वहीं राजेश खन्ना अपनी गाड़ी में प्रोड्यूसर्स से मिलने जाया करते थे। अपनी सक्सेस के बाद इतनी ज़्यादा ये सक्सेस उनके सर पर चढ़ गई कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहते थे, बिल्कुल भी वक्त की परवाह नहीं करते थे। वे रात के 2 बजे तक स्कॉच पीते थे और सुबह 4 बजे खाना खाते थे। और एक बार जब एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप टाइम पर क्यों नहीं आए, तो राजेश खन्ना का कहना था कि वक्त हमारे हिसाब से चलता है, हम वक्त के हिसाब से नहीं। ऐसा ही ये वाक़या तब हुआ जब राजेश खन्ना को एक डायरेक्टर ने कहा कि उस समय के न्यू कमर एक्टर अमिताभ बच्चन की तरह वो भी हमेशा सेट पे वक्त से पहले आया करें। इस पर राजेश खन्ना ने कहा था कि वो कोई चौकीदार नहीं जो सबसे पहले आकर सेट का दरवाज़ा खोलें। अपनी ख़राब लाइफस्टाइल और देर से आने की आदत की वजह से राजेश खन्ना एक के बाद एक फिल्में खोते चले गए और अमिताभ बच्चन के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स अब फिल्म खरीदने लगे। देखते ही देखते ऐसा हुआ कि राजेश खन्ना के पास ज़्यादा काम नहीं बचा। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं गोविंदा, जिन्हें प्यार से कहते हैं चिची भैया। अगर राजेश खन्ना नंबर 1 सुपरस्टार थे, तो गोविंदा को कहा जाता था हीरो नंबर 1। 1986 में अपना करियर शुरू करने वाले गोविंदा 90 के दशक में जब सलमान, शाहरुख और आमिर का बोलबाला था, उस समय गोविंदा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई कॉमेडी फिल्में करके। वे एक के बाद एक कॉमेडी फिल्में करते रहते और एक के बाद एक हिट पे हिट कॉमेडी मूवीज़ देते रहते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने इतनी ज़्यादा कॉमेडी मूवीज़ साइन कर ली कि वो एक बार टाइप कास्ट हो गए। गोविंदा ने कभी भी क्वालिटी ऑफ वर्क में बिलीव ना करके क्वांटिटी ऑफ वर्क में बिलीव किया, जिस वजह से उनके पास ढेरों सारी फिल्में होती थी और वो कहीं पर भी वक्त पर नहीं पहुंच पाते थे। और इनके इसी इनडिसिप्लिन की वजह से प्रोड्यूसर्स ने भी कई बार काफ़ी नुकसान झेला। गोविंदा ने पॉलिटिक्स से आने के बाद दोबारा फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन उसके बाद वक्त बदल चुका था। अब गोविंदा को कोई कैरेक्टर रोल्स भी नहीं देना चाहता था। एक ज़माने में वर्सेटाइल एक्टर कहे जाने वाले गोविंदा को आज की डेट में कोई भी फिल्मों में काम नहीं दे रहा है। उनका कमबैक हुआ था 2007 में मूवी पार्टनर से, बट उसके बाद 17 साल तक उनका अभी तक दूसरा कोई कमबैक नहीं हो पाया है। तो ये थे दोस्तों ऐसे 5 सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपनी ज़िद के आगे अगर कुछ सोचा होता, या अर्ली सक्सेस देख के कैरिड अवे ना हुए होते, या फिर अपने पैसों को अच्छे से मैनेज किया होता, या फिर अपनी एरोगेंस के आगे लोगों को कुछ समझा होता, या फिर वक्त की कदर करी होती, तो आज नतीजा कुछ और होता। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।